कैसे हो आप सब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय। मैं आशा करता हूं कि आपको घर पर विद्यालय का अनुभव बहुत पसंद आ रहा होगा और आप एंजॉय भी कर रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड की शुरुआत हम कक्षा 9 की पढ़ाई से करते हुए सामाजिक विज्ञान में अपवाह स्वरूप के बारे में जानेंगे। बच्चों, कक्षा 9 की पढ़ाई खत्म होने के बाद हम कक्षा 10 की ओर प्रस्थान करेंगे और कक्षा 10 में हम गणित का पाठ 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे आखिरी में हम सामाजिक विज्ञान के पाठ समाजवाद एवं साम्यवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। हेलो दोस्तों, ये है भूगोल का पाठ 3। इस पाठ का नाम है अपवाह स्वरूप। इस वीडियो में हम अपवाह स्वरूप क्या है उसके बारे में बात करेंगे और हम भारत की मुख्य नदियों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि अपवाह का अर्थ क्या है। दोस्तों, अपवाह का अर्थ है जल प्रवाह। अगर आप भारत का भौतिक मानचित्र देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों से आने वाली छोटी छोटी जल धाराएं आपस में मिलकर एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। और दोस्तों, फिर नदियों का जल कहाँ जाता है? इन नदियों का जल किसी बड़े जलाशय जैसे कि झील या समुद्र या खाड़ी में जाकर मिल जाता है। दोस्तों, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। दोस्तों, अपवाह द्रोणी को अंग्रेजी में बेसिन कहा जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ साथ जब कोई ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि 2 अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है तो हम उसे जल विभाजक कहते हैं। दोस्तों, भारत में सिंधु और गंगा नदी के बीच अरावली एक उच्च भूमि जल विभाजक का उदाहरण है। दोस्तों, किसी भी अपवाह तंत्र का विकास, अपवाह तंत्र को हम अंग्रेजी में ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। तो किसी भी अपवाह तंत्र का विकास वहाँ की भू आकृतियों पर निर्धारित होता है। भू आकृतियों के आधार पर भारत की नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ये 2 वर्ग हैं हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। इन 2 विभाजनों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिमालय की नदियों से। दोस्तों, हिमालय की अधिकांश नदी 12मासी और स्थायी होती हैं। इन नदियों में वर्षा के जल के अतिरिक्त पर्वत की चोटियों पर जो हिम जमे होते हैं उनके पिघलने से जलपूर्ति होती है। इन हिमालय की नदियों ने अपने प्रवाह के क्रम में पर्वतों को काटकर गॉर्ज का निर्माण किया। दोस्तों, आपको भूगोल के पिछले पाठ से याद होगा कि हमने अपर्दन के बारे में बात करी थी। अपर्दन उसे कहते हैं जब धरती की ऊपरी परत हवा, पानी या किसी अन्य गतिविधि से एक जगह से हटकर दूसरी ओर चली जाती है। तो दोस्तों, ये हिमालय की नदियाँ अपने मार्ग के ऊपरी भाग में तीव्र अपर्दन करती हैं और सिल्ट, बालू, मिट्टी जैसे अपर्दित पदार्थों का संवहन करती हैं। ये नदियाँ जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं, अवसाद की मात्रा इनमें बढ़ती जाती है। इससे मध्य और निचले मार्ग में जहाँ भूमि की ढाल कम हो जाती है, नदियों को संवहन करने में कठिनाई होती है। इसके चलते ये नदियाँ कई भू आकृतियों का निर्माण करती हैं, जिनके बारे में हम इस पाठ में बाद में पढ़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदियों की। दोस्तों, अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं।
जिनके अंदर वर्षा के जल से जलपूर्ति होती है। गर्मी के समय में या फिर शुष्क मौसम में जब वर्षा नहीं होती तो यह बड़ी बड़ी नदियों का जलस्तर घटकर छोटी छोटी धाराओं में निकलता है या फिर ये नदियाँ सूखी भी पड़ जाती हैं। दोस्तों, कुछ प्रायद्वीपीय नदियाँ पठारी भाग और पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर पश्चिम की ओर अरब सागर में बहती हैं, लेकिन अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ छिछली और कम लंबी होती हैं। दोस्तों, अरब सागर में गिरने वाली नदियों द्वारा ज्वारंद मुख बनते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में एस्चुरी कहा जाता है, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों से डेल्टा का निर्माण होता है। चलिए अब चर्चा करते हैं भारत की प्रमुख नदियों के बारे में, जो कि बहुत लंबी और गहरी होती हैं। शुरुआत करते हैं सिंधु नदी से। सिंधु नदी भारत की विशालतम नदियों में से एक है। यह तिब्बत के पास मानसरोवर झील से निकलकर दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाली इस नदी की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। दोस्तों, लद्दाख में सिंधु नदी गॉर्ज का निर्माण करती है, जिसे गिलगिट गॉर्ज के नाम से जाना जाता है। यह पर्यटन के लिए एक आकर्षक केंद्र बिंदु है। बलूचिस्तान और गिलगिट से होते हुए ये नदी अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकल जाती है। यहाँ मिठानकोट, जो कि पाकिस्तान में है, ये नदी सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम जैसी नदियों से मिल जाती है। इसके बाद यह नदी दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर कराची के पूर्व मैदान का निर्माण करते हुए अरब सागर में गिर जाती है। ये तो बात हुई सिंधु नदी की। चलिए अब बात करते हैं हम गंगा नदी की। दोस्तों, गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। दोस्तों, इस नदी की मुख्य धारा का नाम भागीरथी है, जिसकी उत्पत्ति हिमालय में स्थित गंगोत्री हिमानी के गोमुख से होती है। उत्तराखंड में अलकनंदा नदी से भागीरथी का मिलाप होता है और अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर गंगा कहलाती हैं। दोस्तों, भारत में गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों से बहती है और यहाँ से होते हुए ये बांग्लादेश में भी प्रवेश करती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? चलिए मैं बताती हूँ। बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम पद्मा है। दोस्तों, हिमालय से निकलने वाली कई नदियाँ जैसे यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी आदि अपना जल गंगा में ही उत्सर्जित करती हैं। फरक्का के पास आकर गंगा नदी दो भागों में बंट जाती है। इसका पहला भाग हुगली गंगा के वितरिका के रूप में डेल्टा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है और दूसरा भाग मुख्य धारा के रूप में बांग्लादेश में प्रविष्ट होती है, जहां ये गंगा नदी ब्रह्मपुत्रा नदी में आकर मिल जाती है। दोस्तों, इस संगम को मेघना कहा जाता है। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। इस डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा है। चलिए अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से होती है। और कौन सी नदी है जिसकी उत्पत्ति यहीं से होती है? जी हाँ, सिंधु नदी की। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर से भी अधिक है और सिंधु नदी की ही तरह इसका अधिकांश प्रवाह क्षेत्र भारत के बाहर स्थित है।
यह उत्तर में हिमालय के समांतर प्रवाहित होकर नमचा बरवा शिखर के समीप अंग्रेजी के अक्षर यू की तरह मोड़ बनाकर अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश की स्थानीय भाषा में ब्रह्मपुत्रा को दिहांग कहते हैं। दोस्तों, ब्रह्मपुत्रा का उद्गम क्षेत्र तिब्बत एक शीत और शुष्क क्षेत्र है, जहां नदी के जल में सिल्ट की मात्रा नगण्य होती है। लेकिन जब ये नदी उच्च पर्वत क्षेत्र से गुजरती है और असम में जब अनेक धाराएं इनसे मिलती हैं, तो इस नदी के जल और सिल्ट की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, जिसके कारण अपने प्रवाह के दौरान ये नदी अनेक द्वीपों का निर्माण करती है। हर वर्ष वर्षा ऋतु में नदी की घाटी में अवसाद की मात्रा बढ़ जाती है और जल का प्रवाह तटबंधों को पार कर कर अगल बगल के क्षेत्र में फैल जाता है, जिसके कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके चलते असम और बांग्लादेश में भारी जान माल में क्षति भी होती है। अन्य हिमालय नदियों की अपेक्षा में ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट की अधिक मात्रा में निक्षेप से नदी का मार्ग बार बार परिवर्तित होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? दोस्तों, ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में शांगपो के नाम से जाना जाता है और यही साथ साथ बांग्लादेश में जमुना के नाम से पुकारा जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं यमुना नदी की। दोस्तों, यमुना नदी महान हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलकर 1375 किलोमीटर तक फैली हुई। इतनी लंबी दूरी तय करते हुए ये नदी प्रयाग के निकट गंगा में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा, केन आदि, जो इसके दाहिने तट से आकर मिलती हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं घाघरा नदी की। दोस्तों, यह नदी ट्रांस हिमालयन क्षेत्र के कर्नाली स्थित मापचा चोंगू हिमनद से निकलती है। यह दक्षिण पूर्व दिशा में बहकर हिमालय को पार करती है। इस नदी को पर्वतीय क्षेत्र में कर्नाली कहा जाता है और मैदानी क्षेत्र में घाघरा। दोस्तों, ये नदी नेपाल से प्रवाहित होकर छपरा के पास शारदा नदी का जल ग्रहण कर गंगा से मिल जाती है। इस नदी को उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से जाना जाता है। अगली नदी जिसके बारे में हम बात करेंगे वह है गंडक। दोस्तों, यह नदी महान हिमालय से निकलकर नेपाल होते हुए बिहार के चंपारण में प्रवेश करती है। इस नदी के परिवहन मार्ग में तीव्र परिवर्तन और अवसाद से अत्यधिक निक्षेपण से यहाँ बाढ़ की आशंका बनी रहती है। चलिए अब अगली नदी की बात करते हैं, जो कि है कोसी नदी। दोस्तों, गंडक नदी की तरह यह नदी भी महान हिमालय के गोसाईथान से निकलकर नेपाल होते हुए बिहार के सुपौल जिले में प्रवेश करती है। दोस्तों, यह नदी बिहार में स्थित कुर्सेला, जो कि सहरसा जिले में है, वहां गंगा से जाकर मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 230 किलोमीटर है। अपने उद्गम स्थल के पास कोसी की मुख्य धारा अरुण कहलाती है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं नर्मदा नदी की। मध्य प्रदेश में अमरकंटक के निकट मैकॉल पहाड़ी से निकलने वाली नर्मदा नदी पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी बनाती है। खंभात की खाड़ी में गिरने से पहले ये नदी कई विविध दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। नर्मदा नदी की अधिकांश सहायक नदियां छोटी छोटी हैं, जो समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं। इस नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में प्रवाहित होती है। दोस्तों, यह नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है।
अगली नदी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है तापी नदी। दोस्तों, तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित सतपुरा की पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी की ही तरह तापी नदी भी भ्रंश घाटी से निकलकर मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। चलिए अब बात करते हैं महानदी के बारे में। दोस्तों, यह प्रायद्वीपीय नदी भारत में बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली तीसरी सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। यह नदी छत्तीसगढ़ स्थित रायपुर के निकट से होकर ओडिशा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। दोस्तों, महानदी की लंबाई 890 किलोमीटर है। चलिए अब बात करते हैं गोदावरी नदी के बारे में। दोस्तों, गोदावरी नदी की लंबाई लगभग 1450 किलोमीटर है। दोस्तों, ये सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है जो महाराष्ट्र के नासिक के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है। इस नदी का 50% अफवाह बेसिन महाराष्ट्र में विकसित हुआ। अपने बड़े आकार और विस्तार के कारण दक्षिण भारत में इस नदी को दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगली नदी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कृष्णा नदी, जिसकी लंबाई 1290 किलोमीटर है। पश्चिमी घाट स्थित महाबलेश्वर से निकट इसका स्रोत है, जहां से प्रवाहित होकर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी अफवाह बेसिन का विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश राज्यों में है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में दूधगंगा, पंचगंगा, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी और भीमा है। आखिरी नदी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कावेरी नदी। दोस्तों, कावेरी नदी की उत्पत्ति पश्चिमी घाट में स्थित ब्रह्मागिरी पहाड़ी से हुई। इस नदी का अफवाह बेसिन तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में फैला हुआ है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में अमरावती, भवानी, हेमावती, लोकपावनी आदि जैसी नदियां हैं। कावेरी नदी अंत में तमिलनाडु में स्थित कुडलूर से दक्षिण बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। दोस्तों, इस नदी की लंबाई 760 किलोमीटर है। चलिए दोस्तों, आज के पाठ में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। जाने से पहले एक नज़र डालते हैं कि आज हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा। हमने जाना कि अफवाह का क्या अर्थ है, हिमालय की नदियों के बारे में चर्चा करी, हमने प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में भी चर्चा करी और हमने देखा कि भारत की प्रमुख नदियां कौन सी हैं। दोस्तों, आप घर जाकर अपनी भूगोल की पुस्तक भारत भूमि एवं लोक में से पाठ 3 अफवाह स्वरूप जरूर पढ़िएगा। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि जलाशय क्या होते हैं, झीलों के प्रकार क्या होते हैं, नदियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है और हम जानेंगे कि राष्ट्रीय जल संग्रहण क्या है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, ये है अफवाह स्वरूप के भाग 1 का डेली टेस्ट। तो चलिए देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। अफवाह का अर्थ क्या है? स्थिर जल, झरना, जल प्रवाह या जल संरक्षण। आपका अगला प्रश्न है, अफवाह द्रोणी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? बेसिन, उच्चभूमि, धरातल या जल विभाजक। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदियां
मौसमी नदियां कहलाती हैं? हिमालय की नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं? आपका अगला प्रश्न है, अरब सागर में गिरने वाली नदियों द्वारा डैश का निर्माण होता है? डेल्टा, गोकुल झील, ज्वारंद मुख, ए और सी दोनों। दोस्तों, इस खाली स्थान को भरिए। आपका अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? जमुना, शांगपो, शांगची या फिर माधुरी? चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म का तीसरा भाग। तीसरे भाग में हम पढ़ेंगे रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, जिसमें हम पहली विधि पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। चलिए शुरू करते हैं प्रतिस्थापन विधि। हमारे पास दो समीकरण दिए होंगे। यहाँ पर है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, समीकरण 1। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, समीकरण 2। हमें समीकरणों में से x तथा y जो कि चर है उनका मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले किसी एक समीकरण को लेंगे। आप चाहे तो समीकरण 1 को भी ले सकते हैं, समीकरण 2 को भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर समीकरण 1 को कंसीडर कर रहे हैं। समीकरण 1 में आप देखें a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। यहाँ दो चर हैं, एक x है एक y। तो हम करते क्या है, हम किसी एक चर संख्या की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। यानी चाहे तो हम x को निकाल सकते हैं यहाँ से, चाहे तो हम y को निकाल सकते हैं। तो चलिए x का मान ज्ञात करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, x वाले पद को छोड़कर बाकी सभी पदों को दाईं तरफ ले जाएंगे। इस प्रकार हमें ज्ञात होता है a1x बराबर माइनस b1y माइनस c। अब हमें x का मान चाहिए और यहाँ पर दाईं तरफ a1x है, तो हम क्या करेंगे, a1 से भाग दे देंगे। इस प्रकार हमें पता चलेगा कि x का मान है माइनस b1y माइनस c1 बटे में a1। तो यहाँ से आपने x का मान ज्ञात कर लिया और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x1 का मान हमारे पास वास्तविक संख्या नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे एक चर संख्या है y। तो अभी हमें x का मान पूरी तरीके से ज्ञात नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये जो x का मान है इसको हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करते हैं। समीकरण 2 क्या है हमारा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसमें जो x है यहाँ पर, इसमें हम ज्ञात किए गए x के मान को प्रतिस्थापित करेंगे। इस प्रकार हमें मिलेगा a2 इंटू माइनस b1y माइनस c1 बटे में a1 जो कि x का मान है, प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 जो कि समीकरण 2 में बाकी संख्याएं। अब आप देख रहे हैं इस पूरे समीकरण में एक ही चर संख्या है। तो अगर एक समीकरण हो और एक चर हो तो हमें उस चर का मान ज्ञात हो जाता है, एक वास्तविक संख्या निकाल सकते हैं हम। तो यहाँ अगर आप इस समीकरण को हल करें तो आपको जो y का मान ज्ञात होगा वो एक वास्तविक संख्या होगी और इसी y के मान को आप ऊपर वाले समीकरण में जहाँ y है वहां पे प्रतिस्थापित करेंगे तो आपको x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार हम x तथा y दोनों का ही मान ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए एक प्रश्न को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग समझते हैं कि हमें क्वेश्चन को किस तरीके से करना है।
क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 14, समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 4। तो हम चाहे कोई भी समीकरण ले सकते हैं, तो हम किसी एक समीकरण को लेते हैं और किसी एक चर को दूसरे के पदों में लिखते हैं। तो आइए समीकरण 1 लें, जो है x प्लस वाई बराबर 14। अब इसमें हम x का मान ज्ञात करेंगे y के पद में। तो इस प्रकार x प्लस वाई बराबर 14 से x का मान ज्ञात क्या होगा, माइनस वाई प्लस 14। अब इसको हम यूज करेंगे y का मान ज्ञात करने के लिए। तो x का यह मान हम क्या करेंगे, समीकरण x माइनस वाई बराबर 4, जो कि समीकरण 2 है, में प्रतिस्थापित करेंगे। प्रतिस्थापित करने का क्या मतलब होता है, सब्स्टिट्यूट करना। मतलब x के मान को दूसरे समीकरण में जहां पर x है वहां पर एज इट इज पुट कर देंगे। तो यहां से हमें ज्ञात होता है कि अगर हम x की जगह पर दिए गए x के मान को पुट करें तो हमें मिलेगा माइनस वाई प्लस 14 माइनस वाई बराबर 4। अब y का मान हमें ज्ञात करना है, इसलिए हम y को हम बाईं तरफ ही रहने देंगे और प्लस 14 को हम दाईं तरफ ले जाएंगे। तो इस प्रकार हमें ज्ञात होगा माइनस 2y बराबर माइनस 14 प्लस 4, जहाँ से हमें ज्ञात होगा माइनस 2y बराबर हो जाएगा माइनस 10 के, यानी y का मान आ जाएगा 5। अब y के मान को हम ऊपर वाले इक्वेशन यानी कि x बराबर माइनस वाई प्लस 14 में प्रतिस्थापित करेंगे, तो यहाँ से हमें x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा माइनस 5 प्लस 14, जिसको हल करने पर x बराबर आ जाएगा 9। इस प्रकार x बराबर 9 तथा y बराबर 5 इस समीकरण युग्म का उत्तर है, यानी कि हल है। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। समीकरण युग्म क्या है, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। हम क्या करेंगे, हम किसी एक समीकरण को लेंगे और किसी एक चर को दूसरे के पदों में लिखेंगे। तो चलिए पहले समीकरण से शुरू करते हैं। पहला समीकरण है x प्लस 2y माइनस का 4। इसमें से हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो x का मान ज्ञात करने के लिए x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 को हम लिखेंगे x बराबर माइनस 2y प्लस 4 की फॉर्म में, क्योंकि प्लस 2y और माइनस 4 बाईं तरफ है और हम उसको दाईं तरफ लेके जाएंगे तो उसके साइन बदल जाएंगे, यानी कि प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। अब हमने x का मान ज्ञात कर लिया y की पद में, जो कि है माइनस 2y प्लस 4। हम क्या करेंगे, हम इस x के मान को दूसरे समीकरण यानी कि 2x प्लस 4y माइनस 12 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो चलिए यहाँ पर जो x है 2x के साथ, उस x में हम x के मान को प्रतिस्थापित करेंगे। तो इस प्रकार हमें पता चलेगा 2 इंटू में माइनस 2y प्लस 4 जो कि x का मान है, प्लस में 4y माइनस 12 जो कि समीकरण 2 में से हमने एज इट इज उतारा है। अब इस समीकरण को अगर हम हल करें तो बाहर वाले 2 से अंदर गुना करने पर हमें मिलेगा माइनस 4y प्लस 8 प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब माइनस 4y प्लस 4y दोनों को अगर आप हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल आउट होकर के, क्योंकि एक ही संख्या है दोनों, तो ये कट जाएंगे और हमारे पास बच जाएगा माइनस का 4 बराबर 0। इस समीकरण में एक भी चर संख्या नहीं बचा, यानी इस समीकरण का हल हम नहीं ज्ञात कर सकते, यानी इस समीकरण के युग्म का कोई भी हल नहीं है। अब आप चाहें तो जो हमने पिछली वीडियो में देखा था, जिस तरीके से हम इनके रेशोज को कंपेयर करके बताते हैं कि क्या समीकरण का हल है या नहीं, तो आप चाहें तो उस तरीके से देखें तो आपको मिलेगा कि इस समीकरण का कोई भी हल नहीं है। इस वीडियो में हमने सीखा एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करना बीजगणितीय विधि से, जिसमें हमने प्रतिस्थापन विधि की। हम अगली वीडियो में सेम टॉपिक करेंगे, जिसमें हम अगला मेथड पढ़ेंगे जिसका नाम है विलोपन विधि। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग
3.3 एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी गणित की किताब का सॉल्व कर सकते हैं तथा उसके साथ जो एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं उससे पहले वो भी आप हल कर पाएंगे। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म डेली टेस्ट 3। प्रश्न 1, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 6 को हल कीजिए। ऑप्शंस हैं x बराबर 8, y बराबर 2। दूसरा ऑप्शन है x बराबर -8, y बराबर -2। तीसरा ऑप्शन है x बराबर 5, y बराबर 3 तथा चौथा ऑप्शन है x बराबर 2, y बराबर 8। प्रश्न 2, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 14 तथा 2x माइनस y बराबर 13 को हल कीजिए। ऑप्शंस हैं x बराबर 4, y बराबर -5। दूसरा ऑप्शन है x बराबर -4, y बराबर -5। तीसरा ऑप्शन है x बराबर 4, y बराबर 5। चौथा ऑप्शन है x बराबर 12, y बराबर 8। प्रश्न 3, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म 3x प्लस 2y बराबर 5 तथा 9x प्लस 6y बराबर 16 को हल कीजिए। पहला ऑप्शन है x बराबर 3, y बराबर 2। दूसरा ऑप्शन है x बराबर -5, y बराबर -7। तीसरा ऑप्शन है अपरिमित रूप से अनेक हल तथा चौथा ऑप्शन है कोई हल नहीं। प्रश्न 4, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस वाई बराबर 14 तथा 4x प्लस 2y बराबर 4 को हल कीजिए। पहला ऑप्शन है x बराबर 3, y बराबर 2। दूसरा ऑप्शन है x बराबर 4, y बराबर -2। तीसरा ऑप्शन है अपरिमित रूप से अनेक हल तथा चौथा ऑप्शन है कोई हल नहीं। प्रश्न 5, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म वर्गमूल 2x प्लस वर्गमूल 3y बराबर 0 तथा वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 8y बराबर 0 को हल कीजिए। पहला ऑप्शन है x बराबर वर्गमूल 2, y बराबर वर्गमूल 3। दूसरा ऑप्शन है x बराबर वर्गमूल 3, y बराबर वर्गमूल 8। तीसरा ऑप्शन है x बराबर 0, y बराबर 0 तथा चौथा ऑप्शन है x बराबर माइनस वर्गमूल 2 तथा y बराबर माइनस वर्गमूल 3। सही उत्तर पहले का A, दूसरे का C, तीसरे का C, चौथे का D, पांचवे का C। कोरोना, डरे नहीं, एहतियात बरतें। ग्रामीण भाइयों और बहनों, टीवी, मोबाइल, समाचार पत्रों के माध्यम से आप इस महामारी कोरोना के बारे में जान गए होंगे। ये आप जानते हैं कि सावधानी इलाज से बेहतर है। आप भी उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि अभी के स्थिति में अपने गांव में कोरोना नामक इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए क्या करें। तो आप ये कार्य अवश्य करें। भीड़ भाड़ से बचें। अधिकतर समय अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ बिताएं। अगर निहायत ही जरूरी हो तो कम से कम सदस्य घर से बाहर निकले। बाहर से लौटें तो हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएं। बहुत लोगों के साथ बैठने की आदत है तो उसे कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दें। शादी, ब्याह, कोई भी बड़ा आयोजन अगर पहले से तय नहीं है तो उसे स्थगित कर दें। अगर तय है तो बहुत बड़ा आयोजन ना करें। समारोह में उपस्थित लोग एक दूसरे के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें ताकि संक्रमण ना फैल पाए। यदि बहुत आवश्यक ना हो तो धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दें, क्योंकि ऐसे आयोजनों में अधिक लोग इकट्ठा हो जाते हैं और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। थोड़ा सा एहतियात, थोड़ी सी सावधानी से इस महामारी को
फैलने से रोके। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा जनहित में जारी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104 पर। हेलो दोस्तों, ये है इतिहास के पाठ 2, समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति का दूसरा भाग। आज के वीडियो में हम रूस की क्रांति के कारण जानेंगे। हम लेनिन और रूस का नवनिर्माण कैसे हुआ इस पर भी चर्चा करेंगे और हम नई आर्थिक नीति यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। दोस्तों, रूस की क्रांति के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और बौद्धिक कारण थे। चलिए शुरुआत करते हैं राजनीतिक कारणों से। दोस्तों, पहला राजनीतिक कारण है निरंकुश और अत्याचारी शासन। क्रांति से पहले रूस में रोमानोव वंश का शासन था। इस वंश के सम्राट जार अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि समझता था और वह सर्वशक्तिशाली था। राज्य की सारी शक्तियां उसी के हाथों में केंद्रित थी। प्रजा जार और उसके अधिकारियों से भयभीत होकर त्रस्त रहती थी। दोस्तों, क्रांति के समय रूस का सम्राट जार निकोलस द्वितीय था। वह एक कमजोर शासक था। वह स्वतंत्र निर्णय लेने में असक्षम था। पूरी तरह अपनी पत्नी जरीना और उसके समर्थकों के हाथों की कठपुतली बना ये राजा बहुत ही कमजोर शासक था। दोस्तों, जरीना भी एक बदनाम और रहस्यमय पादरी रास्पुटिन के प्रभाव में थी। रास्पुटिन ने जरीना को पूरी तरह अपने वश में कर रखा था और जरीना के माध्यम से प्रशासन और जार पर अपना प्रभाव बनाए रखता था। दोस्तों, अगला राजनीतिक कारण इस क्रांति का था रूसीकरण की नीति। दोस्तों, रूस में विभिन्न प्रजातियों के लोग रहते थे। इनमें स्लावों की संख्या सबसे अधिक थी। इनमें फिन, पोल, जर्मन, यहूदी इत्यादि भी थे, जिनकी भाषा, रीति रिवाज सब अलग अलग थे। इसलिए रूसी सरकार ने देश की एकता के लिए रूसीकरण की नीति अपनाई। पूरे देश में सरकार ने रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति लागू करने का प्रयास किया। जार की नीति थी एक जार, एक चर्च और एक रूस। अल्पसंख्यकों को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उन्होंने रूसीकरण का विद्रोह किया, लेकिन यह विद्रोह दबा दिया गया। लेकिन इससे अल्पसंख्यकों में अलगाववादी भावना बढ़ती गई। अगला कारण था 19वीं सदी में राजनीतिक दलों का उदय। ऐसी कई राजनीतिक पार्टियां बनने लगी जो जार शाही के विरुद्ध जनता को संगठित करके जार के विरुद्ध आवाज उठाने लगी थी। ऐसी कुछ पार्टियों के नाम थे रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसे अंग्रेजी में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी कहा जाता है। 1900 में सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी की स्थापना की गई थी। दोस्तों, रूस की क्रांति का बहुत ही अहम कारण था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। जार का मानना था कि युद्ध के अवसर पर जनता सरकार का समर्थन करेगी और सरकार विरोधी प्रतिरोध कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। विश्व युद्ध में रूस की लगातार हार होती रही। रूस की सेना के पास न तो अस्त्र शस्त्र थे और न ही पर्याप्त रसद और वस्त्र थे। रूसी सेना की इस तरह हार होती रही और रूस में जार का दबदबा कमजोर पड़ता गया। चलिए अब देखते हैं इस क्रांति के सामाजिक कारण क्या थे। दोस्तों, 1861 तक रूस के अधिकांश किसान बंधुआ मजदूर थे।
वे सामंतों के अधीन थे और जमीन से बंधे हुए थे। क्रीमिया युद्ध में पराजय के बाद जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने 1861 में किसानों को राहत देने के लिए कृषि दासता की प्रथा को खत्म किया। दोस्तों, कृषि दासता को अंग्रेजी में सर्वडम कहा जाता है। इससे कृषियों को कुछ राहत तो मिली, लेकिन उनकी स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ, क्योंकि किसानों को जो जमीन मिली थी उसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। उन पर कई तरह के कर्जों का बोझ पड़ गया और कृषि के विकास के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया। सरकार द्वारा विकास की कोई भी योजना न बनाने पर किसानों ने मजबूर होकर बार बार विद्रोह किए। दोस्तों, 1917 में किसान क्रांति का एक मजबूत स्तंभ बन गए और लेनिन ने अपनी अप्रैल थीसिस में जमीन और किसानों को पहला स्थान दिया। 19वीं शताब्दी में रूस में भी उद्योगों का विकास हुआ। इसमें मजदूरों की संख्या बढ़ी तो सही, लेकिन किसानों की ही तरह उनकी स्थिति दयनीय थी। मजदूरों को आवश्यकता से ज़्यादा समय तक कारखानों में काम करना पड़ता था और उनके काम के लिए उन्हें पर्याप्त वेतन भी नहीं दिया जाता था। इसके कारण किसानों की तरह मजदूरों में भी ज़ारशाही के प्रबल विरोधी बन गए थे। दोस्तों, रूस के नागरिकों का एक वर्ग ऐसा था जो चाहता था कि रूस में सुधार आंदोलन जार के द्वारा किए जाएं। जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कई सुधार कार्यक्रम चलाए, लेकिन इससे कोई भी संतुष्ट नहीं हुआ। इनमें से कुछ ने निहिलिस्ट आंदोलन यानी कि निहिलिस्ट मूवमेंट शुरू की। निहिलिस्ट स्थापित व्यवस्था को आतंक का सहारा लेकर समाप्त करना चाहते थे। 1881 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या निहिलिस्टों ने ही की थी। चलिए अब देखते हैं रूसी क्रांति के आर्थिक कारण क्या थे। दोस्तों, क्रांति के समय रूस की आर्थिक स्थिति दयनीय थी। राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था, लेकिन कृषि का विकास नहीं होने और सामंती व्यवस्था के कारण पूरा राजस्व नहीं मिल पाता था। अनेक युद्धों, विशेषकर रूसी जापानी युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने से रूस दिवालियापन की कगार पर पहुंच गया था। क्रांति का अगला आर्थिक कारण है औद्योगिकरण की समस्या। दोस्तों, 19वीं शताब्दी में रूस का औद्योगिकरण शुरू तो हुआ, लेकिन सरकार के पास स्पष्ट औद्योगिक नीति का अभाव था। रूस में औद्योगिक पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण था राष्ट्रीय पूंजी और पूंजीपति वर्ग का अभाव। इससे रूस में विदेशी पूंजी का निवेश बढ़ गया। विदेशी पूंजीपति अपने लाभ के लिए मजदूरों का शोषण करते थे और उनसे अधिक मुनाफा कमाते थे। चलिए अब देखते हैं क्रांति के धार्मिक कारण। दोस्तों, रूस में अलग अलग धार्मिक संप्रदाय वाले लोग रहते थे, जैसे कि कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम, बौद्ध आदि। लेकिन रूस में धार्मिक स्वतंत्रता की कमी थी। यहाँ कट्टरपंथी ईसाई धर्म और चर्च का वर्चस्व था। जार धार्मिक मामलों का भी प्रधान था। लोगों को अपनी इच्छा अनुसार पूजा अर्चना करने और अपने धार्मिक विचारों को अभिव्यक्त करने की अनुमति नहीं थी। चलिए अब देखते हैं क्रांति के बौद्धिक कारण। दोस्तों, 19वीं शताब्दी में रूस में बौद्धिक जागरण हुआ, जिनसे लोगों को निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध बगावत करने की प्रेरणा मिली। कई विख्यात लेखकों ने और बुद्धिजीवियों ने, जैसे कि लियो टॉल्स्टॉय, फ्योदोर दोस्तोयेवस्की और एंटन चेखोव जैसे लोगों ने अपनी रचनाओं द्वारा
सामाजिक अन्याय और भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था का विरोध किया और एक नए प्रगतिशील समाज के निर्माण का आह्वान किया। किसान और मजदूर कार्ल मार्क्स के दर्शन से भी गहरे रूप से प्रभावित हुए। अपनी रचनाओं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल द्वारा मार्क्स ने समाजवादी विचारधारा और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो दोस्तों, ये तो हुए रूसी क्रांति के कारण। चलिए अब देखते हैं बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस का नवनिर्माण कैसे हुआ। दोस्तों, लेनिन को विकट परिस्थितियों में सत्ता संभालनी पड़ी। उसके समक्ष कई समस्याएं थी जिनका समाधान उसी को ढूंढना था। पहले विश्व युद्ध का प्रतिकूल प्रभाव देश पर भारी तरीके से पड़ा था और क्रांति और युद्ध के दौरान प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति भी बिगड़ चुकी थी। सत्ता संभालने के बाद लेनिन ने सबसे पहले जर्मनी के साथ चल रहे युद्ध को बंद करा। 1918 में उसने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि कर ली। दोस्तों, बोल्शेविक सरकार की नीतियों से वो लोग व्यग्र होने लगे जिनकी संपत्ति का अधिकार अब सरकार को था और उनसे उनकी संपत्ति छीन ली गई थी। इसके चलते सामंत, पादरी, पूंजीपति आदि वर्ग सरकार के विरोधी बन गए और उन्होंने सरकार का तख्ता पलटने के पूरे प्रयास किए। दोस्तों, 1918 में ही लेनिन की हत्या करने का भी प्रयास किया गया, लेकिन वह बच गए। इस घटना के बाद लेनिन ने चेका नामक विशेष पुलिस दस्ते का गठन किया। इस पुलिस दस्ते ने हजारों षड्यंत्रकारियों को मौत के घाट उतार दिया। इससे क्रांति विरोधी पस्त हो गए और चेका के लाल आतंक यानी कि रेड टेरर के सामने सभी कमजोर पड़ गए। दोस्तों, इसी दौरान ट्रोत्स्की ने लाल सेना यानी कि रेड आर्मी का भी गठन किया। इस सेना ने विदेशी सेना को सोवियत संघ से बाहर खदेड़ दिया और इस प्रकार लेनिन ने साम्यवादी सरकार की सुरक्षा की। तो दोस्तों, इस तरह रूस विश्व का पहला ऐसा देश बना जहां साम्यवादी सरकार स्थापित हुई। साम्यवादी सरकार में जमीन पर व्यक्तिगत स्वामित्व को हटा दिया गया और जमीन किसानों में बांट दी गई। कल कारखानों, रेलवे, बैंक, खान, जंगल का राष्ट्रीयकरण किया गया। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी हुआ कि इस दौरान कारखानों और श्रमिकों के माध्यम से उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास हुआ। हड़तालों पर रोक लगा दी गई और किसानों को भी उत्पादन बढ़ाने को कहा गया और इन किसानों से अनाज की वसूली जबरदस्ती की जाने लगी। इस दौरान चर्च की संपत्ति का अधिग्रहण भी सरकार ने कर लिया। दोस्तों, रूस के इस नवनिर्माण में कई सामाजिक सुधार भी हुए, जैसे कि नारियों और पुरुषों को समान अधिकार दिए गए, उन्हें सरकारी नौकरी करने का अधिकार दिया गया, शिक्षा पर चर्च का वर्चस्व समाप्त कर दिया गया। इसी के साथ साथ सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। राज्य ने धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेक्युलरिज्म की नीति अपनाई। सोवियत संघ में एक दलीय व्यवस्था स्थापित हुई। बोल्शेविक दल का नियंत्रण सभी गतिविधियों पर स्थापित किया गया। दोस्तों, रूस का एक नया संविधान बना जिसके अंदर रूस को रूसी सोशलिस्ट फेडरल सोवियत रिपब्लिक यानी कि रशियन सोशलिस्ट फेडरल सोवियत रिपब्लिक घोषित किया गया। बाद में रूस, सोवियत संघ और यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के नाम से दोस्तों मॉस्को सोवियत संघ की नई राजधानी बन गई। इसी के साथ साथ
पुराने रूसी झंडे के स्थान पर एक नया झंडा अपनाया गया। यह झंडा लाल रंग का था, जिस पर हंसुआ और हथौड़ा बना हुआ था। चलिए दोस्तों, अब अंत में बात करते हैं नई आर्थिक नीति की। लेनिन ने 1921 में नई आर्थिक नीति यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू करी। इसके अनुसार सीमित रूप से किसानों और पूंजीपतियों को व्यक्तिगत संपत्ति रखने की अनुमति दी गई। चलिए देखते हैं इस नीति की क्या-क्या विशेषताएं थी। दोस्तों, इस नीति के अनुसार किसानों को अनाज की जबरन उगाही बंद करवा दी गई। अनाज के बदले उन्हें निश्चित कर देने को कहा गया। जिन उद्योगों में कामगारों की संख्या 20 से अधिक नहीं थी, उन्हें व्यक्तिगत स्वामित्व में चलाने का अधिकार दिया गया। उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर उन्हें कार्यवान और निर्णय संबंधी अधिकार प्रदान किए गए। दोस्तों, इसी के साथ साथ औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए सीमित और निश्चित शर्तों पर विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति दी गई। राज्य ने जीवन और व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए राजकीय बीमा एजेंसियां स्थापित की। दोस्तों, अलग अलग स्तरों पर बैंक खोलकर बैंकिंग व्यवस्था का भी प्रसार किया गया। और आखिर में कामगारों के लिए ट्रेड यूनियनों की अनिवार्य सदस्यता समाप्त की गई। चलिए दोस्तों, आज के इस पाठ में इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक नज़र डालते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। हमने रूस की क्रांति के कारण जाने, लेनिन और रूस के नव निर्माण के बारे में चर्चा की, और हमने नई आर्थिक नीति यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में भी जानकारी ली। दोस्तों, आप घर जाकर अपनी पुस्तक इतिहास में से पाठ 2 समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति जरूर पढ़िएगा। अगले वीडियो में हम बोल्शेविक क्रांति के महत्व और परिणाम जानेंगे और लेनिन के बाद सोवियत संघ की क्या स्थिति थी, इसके बारे में भी जानेंगे। धन्यवाद। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में पढ़ाया गया पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने अपने सवालों को नोट भी किया होगा। तो आप अपने उस सवाल को उन्नयन ऐप पर पोस्ट कर सकते हैं और ग्लोबल एक्सपर्ट से अपने जवाब को पा सकते हैं। बच्चों, आप अपने सवाल को हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर भी अपने सवालों का हल जान सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उसे नोट कर लीजिए। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल आईडी दी हुई है, नोट कर लीजिए। इस एपिसोड का पुनः प्रसारण इसी चैनल पर संध्या 3:05 से 4 बजे तक आएगा। तो बच्चों, इस एपिसोड को आप दोबारा भी देख सकते हैं। एक आवश्यक सूचना, यह वीडियो बीईपीसी के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, तो आप वेबसाइट नोट कर लीजिए www.bepcssa.in। इस वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी
और कुछ और पाठ के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।